हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म डाल दिया होगा या फॉर्म अभी डालने वाला है, क्योंकि अभी टाइम भी है, अभी 1 मार्च तक बढ़ गया, लेकिन इतना वेट मत करिएगा, नहीं तो सर्वर का इशू आ सकता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर है, आप पढ़ाई भी किए हुए हैं लेकिन आप आपका सिलेक्शन चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। पूरी वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन के जो चांसेस वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आपको अच्छा तरीके से पता नहीं रहेगा कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, क्या का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो हम यही देखने वाले हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, बिल्कुल नए हैं, एकदम बिगिनर है, अभी तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग कुछ तैयारी भी कर लिए, दोनों के लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपनी वैकेंसी के हिसाब से 32,438 पदों पे जो वैकेंसी आई हुई है, इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। 18 से 36 साल का हर युवा इस फॉर्म को भर सकता है जो 10वीं पास होगा, ठीक है। बाकी फॉर्म डाल दीजिएगा किसी भी जोन से, जोन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। पोस्ट प्रिफरेंस पे अच्छे से चुन लीजिएगा, चुन लिए होंगे तो कोई बात नहीं। आइए हम लोग मकसद क्या आज का सिलेक्शन, कि कैसे आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो, क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी है, कैसे आप सिलेक्शन पाएंगे। तो आप पहले किसी भी चीज को, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो इसके एग्जाम के पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा होगा कि इसके सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो टोटल कितने होगा, 100 नंबर का टोटल जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आएगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कितने मिनट का, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब बात ये है कि ठीक है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो आप देख रहे हैं जनरल साइंस, जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है रेलवे में, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न आता है। तो पूरा जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल जीके से और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कितने आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये तो हो गई सारी चीजें कि आपका पूरा एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा तो थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह अभी से थोड़ा चलाना यूज टू हो जाइएगा, नहीं तो वहां पे बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो आप बिल्कुल बिगिनर है तो थोड़ा कंप्यूटर वगैरह चलाना सीख लीजिएगा कहीं से, या 1 महीने का कोर्स होता है वो भी थोड़ा सा माउस वगैरह चलाना सीख लीजिए, नहीं तो करना रहे 1 पे टिक हो जाएगा, बी पे टिक, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको निगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि केवल 100 क्वेश्चन देखे और पूरा लग गए करने। तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। 40% जनरल में लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में, 40% ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर में देखेंगे, 30% एससी में, 30% एसटी में, 30%। इतना क्या है कि इतना मिनिमम तो लाना ही होगा किसी भी स्टूडेंट को, इससे कम लाएंगे तो वैकेंसी भले खाली रह जाएगी, अगर इससे ऊपर ही लाना होगा। तो ये सारी चीजों के आपके एग्जाम पैटर्न जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसको जब पास करेंगे तो फिर फिजिकल होगा, फिजिकल को पास करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका डीवी मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक। अब जो आपका जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैथ के, जो आने वाला है क्वेश्चन, जो मैथ में आपने यहाँ पे देखा, जो मैथ का 25 क्वेश्चन जो आएगा, यहाँ से मैथ का जो 25 क्वेश्चन आने वाला है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा। देखिए कौन कौन से चैप्टर से आने वाला 25 क्वेश्चन जो मैथ आएगा, उसमें देखेंगे कि सारा आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा, इसी सिलेबस के साथ पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाए और पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही आपको पढ़ना है। इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर होता है, बोर्ड मास से सवाल आते हैं, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नंबर सिस्टम, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ, इससे सवाल आते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज से सवाल आता है, मेंसुरेशन से सवाल आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, सिंपल एसआई और सीआई से सवाल आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद से अलजेब्रा का 1-2 सवाल आता है, ज्योमेट्री से 1-2 आता है, ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 आते हैं, ठीक है। उसके बाद से एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन से भी सवाल आता है, कैलेंडर वाला रीजनिंग में आ जाता है। नहीं तो इतने जो चैप्टर मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 25 क्वेश्चन आपके मैथ आएंगे तो करीब सोचिए इतने में से ही 22 से 23 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, इक्का दुक्का इधर उधर से
आएगा नहीं तो 22-23 इसी से आ जाएगा। तो इतना आपको तो पहले कंप्लीट करना है। कहां से कंप्लीट करना है वो भी अब आगे वीडियो बताता हूं। पहले तो आपको जान जाइए कि पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे तो ये सारा सिलेबस आपको लिख रखा है, आप देख लीजिए। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको हाईलाइट कर देता हूं। तो सेलोलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इससे सवाल आता है। वेन डायग्राम से सवाल आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आता है। उसके बाद से एनोलॉजी से सवाल आता है, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन जो होता है ना, ब्लड रिलेशन से सवाल आता ही आता है। इसमें स्टेटमेंट एग्रीमेंट एंड से सवाल आने ही आने हैं। उसके बाद से डिसीजन मेकिंग पे सवाल आता है, कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणा पे सवाल आता है, नंबर सीरीज पे सवाल आता है, अल्फाबेट वाले। इतने जो मैंने बताया एकदम इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे तरीके से इतना तो पहले कवर करना है, फिर बाद में आपको कवर करना, वो भी बताता रहूंगा कब कब करना है। तो मैथ और रीजनिंग जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, अब आती है साइंस की बारी। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस के कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन। अब यदि साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ना है? तो पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी से ही आता है। अब बात आती है पढ़ना क्या है, तो यहाँ तो केवल फिजिक्स लिख रखा है, केमिस्ट्री लिख रखा है, लाइफ साइंस लिख रखा है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा फिजिक्स हमको पढ़ना है, पूरा फिजिक्स से ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिजिक्स में आपको पढ़ना है पहले लाइट वाला चैप्टर, लाइट से सवाल आते हैं, लाइट वाला चैप्टर खत्म करिएगा। फिर विद्युत वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिकल जो होता है विद्युत, ठीक है। उसके बाद से चुंबकत्व वाला चैप्टर खत्म करिएगा। फिर ध्वनि वाला और यूनिट एंड मेजरमेंट, इतने आपको चैप्टर क्या करने हैं, पहले खत्म करना है। ठीक है, इतना चैप्टर आपको खत्म करना और इसी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो इतने चैप्टर आप लोग फिजिक्स के खत्म कर लीजिएगा। जब फिजिक्स इतने सवाल खत्म आ जाते हैं तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना वो आपको बता दें। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। केमिस्ट्री की जब बात आती है ना, तो केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अम्ल, क्षार, लवण। उसके बाद से परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक वगैरह वाला जो चैप्टर है, एटॉमिक नंबर वाला, उस चैप्टर को आप लोग खत्म करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है परमाणु क्रमांक वगैरह का। उसके बाद से रासायनिक समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर को आपको खत्म करना है, इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए यहां से उसके बाद एक और आता है आपका पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी नहीं आ रहा है लेकिन आपके रेलवे ग्रुप डी में आएगा। तो आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग खत्म करिएगा। यानी कि अभी आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ते हैं। तो यहां से जो केमिस्ट्री का जो है, आप केमिस्ट्री का 70 से 80% खत्म कर लिए हो, और मेन चैप्टर यही से आता है सवाल। उसका लाइफ साइंस वाले क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है, तो पादप प्लांट किंगडम पढ़िएगा, वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा, मानव रोग जो रोग है, जंतुओं के जो रोग हैं, और जितने भी पाचन तंत्र है, जो तंत्र है ना, 9 सिस्टम तंत्र है, ब्लड पढ़ना है। तो जब 9 तंत्र पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा चीज आपका कवर हो जाता है। ठीक है, पादप पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पादप रोग वगैरह पढ़ लीजिएगा। इतना जब पढ़ लेंगे ना तो आपका साइंस का कंप्लीट होगा। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ना है, एनसीईआरटी पैटर्न को कवर करिए। बुक है तो बुक से ले लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब के बारे में भी बताता हूं। फिर उसके बाद से लास्ट में ये आ जाता है बेसिक साइंस। इसको तो सबसे लास्ट में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजों से नंबर आसानी से आ जाते हैं। यहां से नंबर लाना थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पे भी साइंस आएगा, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, ये करंट अफेयर है, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी मैं एक बता दूंगा कि कहां से आपको पढ़ना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सब कुछ पता होगा कि सिलेबस पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका 120 दिन में जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, कैसे आपको 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। इतना पढ़ाई कर लेंगे तो निश्चित तौर पर 4 महीने बाद आप अपने आप को पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा, इतना पढ़ाई करने के बाद। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना कैसे है, सिलेबस तो मैंने बता दिया। अब करना क्या है, अब आपको करना है स्ट्रेटजी कैसे बनानी, कि पूरा जो सिलेबस मैंने बताया है उसको यूट्यूब से खत्म करना है या बुक से खत्म करना है, आपकी मर्जी है। यदि आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि आपको बुक से इस काम हो जाएगा तो बुक से फॉलो करके बुक से आप सिलेक्शन ले लीजिए, या आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मैथ के लिए अलग टीचर है, रीजनिंग के लिए अलग से टीचर है, जीके के लिए अलग से टीचर है, साइंस के लिए अलग से टीचर है। तो सबके लिए जो अलग अलग टीचर एक फॉलो करके जो भी आपको बेस्ट टीचर लगते हैं, मैं ये नहीं रिकमेंड करता हूं, आपको जो भी बेस्ट लगेगा
आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। लेकिन आपको जो भी कोई टीचर होंगे जिससे मैथ आपको समझ में आती हो, सबका नहीं समझ में आती, लेकिन मैं मैथ पढ़ाऊंगा, मैथ में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और स्टैटिक जी के अलग अलग चीजों से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। कहीं से पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही से पढ़िएगा, मैं मैथ बता रहा हूं, मैथ में कंप्लीट करूंगा, तो आप चाहे हमसे पढ़ लीजिए या कहीं से पढ़िए, कहीं से पढ़ लीजिए। सिलेबस यूट्यूब से और बुक से खत्म करिए। और कैसे खत्म करना है, जो चीज सिलेबस में बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं ऐसे खत्म करना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया पहले इसी को खत्म करना है। मैं डेली बेस पे भी आपको मिलूंगा, डेली टारगेट भी देने वाला हूं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उससे जुड़ जाइए। डेली टारगेट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। जो है आप मेरे साथ चाहते हैं तो 120 दिन का मैं प्लान चलाने वाला हूं, उसमें खुद ही मैं आपको देता रहूंगा कि कौन सा चैप्टर को आज पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को कल पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां पे आपको डेली टारगेट मिलता रहेगा। अब जब सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से करना है क्या, सिलेबस जब पूरा करते रहिएगा, उसी बीच बीच में एक अपना शॉर्ट्स नोट बनाइएगा। सिलेबस जो खत्म करेंगे, शॉर्ट्स नोट्स और ट्रिक जो है, जैसे मैथ का कोई ट्रिक आ गया तो उस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, कोई बेहतरीन टॉपिक आ गई, शॉर्ट नोट उसका बना कर रख लीजिए। ये सारे काम आएंगे कब, जब आप एग्जाम जब पास होगा रिवीजन करने के काम आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स और ट्रिक तो जरूर बनाना। उसी तरीके से जो मैथ रीजनिंग के जो भी आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाना बड़ा जरूरी है, नोट्स बना के ही पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद से सिलेबस कंप्लीट करते रहिएगा। उसके बाद 30 से 40% जो अपना पर डे है, जैसे आज मान लीजिए मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, साइंस पढ़े, जीके पढ़े, जो भी आपने पढ़ाई किया, मान लीजिए आपको 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना है, तो इसमें से 2 से 3 घंटा आपको रिवीजन पे फोकस करना है। रोज 7 से 8 घंटा जो आपको पढ़ना है, उसमें से 2 से 3 घंटा आपको रिवीजन पे फोकस करना है। जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपको भी पता है। ये देखिए, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में बस इतने ही का अंतर है कि एवरेज स्टूडेंट एक बार पढ़ के सोचता है कि मुझे सब आता है, और टॉपर क्या करता है कि रोज उसको रिवीजन करता है। तो रिवीजन करने वाले का हमेशा सिलेक्शन हुआ है। तो रिवीजन पे फोकस करना है, तो आप 30 से 40% रोज आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। उसके बाद से जब सिलेबस जब आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू के भी सवाल लगाते रहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैथ का आपने आज परसेंटेज चैप्टर खत्म किया, परसेंटेज जैसे खत्म करेंगे, परसेंटेज के बाद करना क्या है, आप उसका पीवाईक्यू लगाइए कि पीवाईक्यू आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी तरीके से कैलेंडर रीजनिंग में खत्म करेंगे तो कैलेंडर का पीवाईक्यू लगाइए कि कैलेंडर से पीवाईक्यू में लगा पा रहा हूं या नहीं लगा पा रहा हूं। लगा पा रहा हूं यानी तैयारी सही दिशा चल रही है, नहीं लगा पा रहा हूं तो फिर से पढ़ाई करिए और अच्छे टीचर से थोड़ा पढ़िए। उसके बाद से वीकली आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे आप कुछ पढ़ेंगे, 7 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद से कोई छोटा सा मॉक टेस्ट उठा देख लीजिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो वीकली देना है, रेगुलर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेगुलर आपको मॉक टेस्ट एक देना है, वीकली देना है, ऐसा नहीं पर डे। सप्ताह में जैसे संडे का दिन फिक्स कर दीजिए कि सप्ताह रविवार को मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा। उसके बाद रोज क्या पढ़े, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आज है मान लीजिए पहला दिन, तो आज ने मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को नोट कर लीजिए, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ा उसको नोट कर लीजिए, साइंस में कौन सा पढ़ा उसको नोट कर लीजिए। एक अलग से नोट बना लीजिए, बस लिख दीजिएगा परसेंटेज का एक टॉपिक मैंने पढ़ा। फिर कल क्या पढ़े उसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर तीसरे दिन ऐसे करते करते एक महीना में अपने क्या क्या कौन से दिन क्या पढ़ा है वो सारे नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको हेल्पफुल होगी कि अच्छा मैंने एक महीना में क्या क्या पढ़ाई किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि आप पढ़ते जाओगे, लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने पढ़ा था भी कि नहीं पढ़ा था। इसीलिए रोज आप क्या पढ़े इसका भी नोट्स बनाना जरूरी है, और इसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन चैप्टर कितना घंटा में पढ़ रहा हूं। डेली आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना ही है। और डेली टारगेट प्रोग्राम आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत दिन में 120 दिन का डेली टारगेट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आपको डेली टारगेट मिलता रहेगा कि 7 से 8 घंटा पढ़ने के बाद से आपको टारगेट कितना लेके चलना है, ठीक है। टारगेट मैंने इस वीडियो से कितना आपको बताया है, तो आपके लिए आज इतने सारे कर लेंगे जितना मैंने चैप्टर बताया है, और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आसानी से आपका 80 को पार करने वाला टारगेट है। जो भी मैं डेली टारगेट प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा या जो आज का वीडियो बनाया हूं पहली बार सिलेक्शन के लिए, इसमें भी सारी चीज फॉलो कर लेते हैं तो आप 80 से ऊपर नंबर आएंगे। और रेलवे ग्रुप डी में किसी भी जोन में यदि आपके नंबर 80 से ऊपर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लग रहा होगा कि मेरे द्वारा बताए गए सजेशन से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा कि सर खुद ही सिलेक्टेड है और आप लोगों का भी सिलेक्शन निश्चित तौर पर कराएंगा मैं। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हो जाता।
वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबा लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा डेली टारगेट प्रोग्राम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।